जय हिंद। दोस्तों, आपका ये लास्ट चैप्टर होगा क्लास 7th के आपकी हिस्ट्री का, चैप्टर नंबर 10th 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन। बड़ा चैप्टर है, थोड़ा सा आपका टाइम लग सकता है। इसमें 2 पार्ट्स में हम इसे कर देंगे। इस चैप्टर को इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा क्योंकि इसके बाद से अगर आपकी क्लास 8th में जब हम मूव करेंगे एनसीईआरटी में, तो हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा पॉलिटिकल फॉर्मेशन समझेंगे कि आखिर 18वीं शताब्दी में पॉलिटिकल फॉर्मेशंस कैसे कैसे तब्दील हो रहे थे। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या क्या हो रहा था, ब्रिटिशर्स का कहाँ कहाँ कब्जा हो रहा था। ठीक है, मराठास क्या कर रहे थे, थोड़ा बहुत हम जानेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत हम इसमें जानेंगे। अगर आप नए हैं तो नॉलेज कैसल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, सपोर्ट दिखाइएगा। 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशंस पार्ट 1 अभी हम करेंगे। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, अगर आप इस मैप को देखिएगा तो इस मैप को देख के आपको क्या लग रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? तो इसमें अगर ध्यान से देखिएगा ना, तो क्या लिखा है यहाँ पे कि सब कॉन्टिनेंट में ना, सब कॉन्टिनेंट में जैसे ही मुगल एम्पायर आपका डिक्लाइन पे शुरू हो चुका है कि डिक्लाइन होना है। किसके मतलब अगर आप देखिएगा, औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में। ऐसा नहीं है कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई, मरा वो, और उसके बाद 1707-8 से आपका डिक्लाइन शुरू हो गया मुगल एम्पायर का। ऐसा नहीं है। मुगल एम्पायर का आपका डिक्लाइन 1990-95 के आसपास ही शुरू हो चुका था, जब आपका औरंगजेब लगातार डेक्कन रीजन में ही मतलब युद्ध करते आ रहा था। उसके पैसे खत्म हो रहे थे। ठीक है, मिलिट्री पावर कम हो रही थी, क्योंकि पैसे नहीं रहेंगे तो कैसे संभालेगा अपनी मिलिट्री को। तो वहां पे हमें डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा था मुगल एम्पायर। और इस मैप में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको मराठास भी दिखते हैं। ठीक है, 18वीं शताब्दी में अगर हम देखें कि मराठास आपके हैदराबाद के रीजन की तरफ जा रहे हैं, सदर्न रीजन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपका ईस्टर्न साइड में भी जा रहे हैं। ठीक है, फिर आपका मराठास अवध की तरफ भी जा रहे हैं। फिर यहाँ पे अगर आप देखिएगा आगरा की साइड में, जयपुर की साइड में, तो मतलब मराठास इस टाइम पे पावरफुल हो रहे थे। हमें यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है। ये आपका ईस्टर्न साइड हो गया। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में भी थोड़ा बहुत देखेंगे। ठीक है, ब्रिटिश का यहाँ पे कुछ। ठीक है, तो फिर यहाँ पे अगर आप देखिएगा ये अवध हो गया। इस तरह आपके सिख यहाँ पे रूल था, यहाँ पे सिख एम्पायर था। और ये जो आपकी बाउंड्री दिख रही है ना, ये बाउंड्री लाइन सीमित हो गई थी आपकी मुगल एम्पायर की, मतलब इतना ही बच गया था, यहीं तक आपकी हो गया था। मुगल एम्पायर का पूरा रीशेप आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है इस मैप में। आपने सिंपल सा यहाँ पे देखा, नोटिस हाउ द बाउंड्रीज ऑफ द मुगल एम्पायर वर रीशेप्ड बाय द एमर्जेंस ऑफ अ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम्स। इंडिपेंडेंट किंगडम जैसे जैसे बन रहे थे, तो आपको पता है कि मुगल एम्पायर डिक्लाइन तो पे था ही, तो बाउंड्रीज चेंज हो गई। उसके बाद देखिएगा तो 1765 में आपको क्या देखने को मिलता है कि हाउ ब्रिटिश पावर, यहाँ पे आपको अगर ईस्टर्न साइड में बंगाल के एरिया में अगर देखिएगा तो यहाँ पे ब्रिटिश पावर आपको देखते हुए मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे ब्रिटिश पावर पनप रही है आपकी। ठीक है, आपको पता होगा कि 1764 में कौन सा बैटल हुआ था? जी बिल्कुल, बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 1764 में, आपको पता है। ठीक है, तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद ही क्या हुआ, यहाँ पे ब्रिटिशर्स का यहाँ पे पावर बनना शुरू हो गया था। तो यहाँ पे आपको ये जो शेडेड रीजन दिख रहा है, यहाँ पे आपको ये टेरिटरी दिख रही है ब्रिटिश की। यहाँ पे ब्रिटिश का कंट्रोल शुरू हो चुका था मिड 18th सेंचुरी के आसपास। ये आपका फिर नॉर्दर्न सरकारस, यहाँ पे जो रीजन दिख रहा है, ये भी ब्रिटिश के कंट्रोल में आ चुका था। ठीक है, What these maps tell us is that political conditions in 18th century India changed quite dramatically and within a relatively short span of time. अगर 18वीं शताब्दी में आप देखिएगा तो ये जो पूरा आप मैप देख रहे हैं, पॉलिटिकल फॉर्मेशंस देख रहे हैं कि मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ। ठीक है, उसके बाद एमर्ज हुए नए नए एम्पायर्स। एम्पायर मतलब देखिए पावर्स कह सकते हैं आप, निज़ाम देख सकते हैं निज़ाम का, फिर मराठास हो गए, अवध का हो गया, राजपूत, सिख्स। फिर इधर अगर ईस्टर्न साइड में देखिएगा तो 1765 में आपको ब्रिटिश का भी पावर देखने को मिलता है। उसने पूरी देखिएगा तो ईस्टर्न टेरिटरी, आपका जो बंगाल वाला इलाका था, बंगाल बिहार का, इस पे पूरा कब्जा कर लिया था 1764 में, जब बैटल ऑफ बक्सर हुई थी, हराया था। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रिटिशर्स का कंट्रोल हो चुका था। In this chapter, we will read about the emergence of new political groups in the subcontinent during the first half of the 18th century, roughly from 1707 when Aurangzeb died till the third battle of Panipat 1761। ठीक है, इस चैप्टर में अगर हम देखिएगा थोड़ा बहुत पॉलिटिकल ग्रुप्स देखेंगे, उनके बारे में जानेंगे जो सब कॉन्टिनेंट में एमर्ज हो रहे थे 18th सेंचुरी में। कब से कब तक? 18th सेंचुरी में कब से कब तक? तो 1707 जब आपका औरंगजेब मर गया था, उसकी मृत्यु हो गई थी, उसके तब तक औरंगजेब की मृत्यु से लेके हम थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो आपकी 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच में हुई थी, तब तक हम थोड़ा बहुत यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन सी पावर्स एमर्ज हो रही थी। थोड़े बहुत पावर्स जो आ रहे थे उनके बारे में हम थोड़ा बहुत जानेंगे। अब आपको एक क्वेश्चन है मेरा कि बताइए फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किन के बीच हुई थी और सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत किन के बीच हुई थी?
ईयर भी बताना ज़रूरी है, ठीक है। कौन से साल में आपकी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी एंड कौन से साल में आपकी सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, ये आपको बताना है, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच में आपकी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है 1761 में। अभी मूवी भी आई थी इस पर, आपने देखी ली होगी, ठीक है, पानीपत जो मूवी थी, ठीक है। तो ये मूवी वगैरह मत देखा करिए, हिस्ट्री पढ़िएगा, ये मूवी से कम नहीं है। तो यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे पॉलिटिकल फॉर्मेशंस आपको देखने को मिल रहे हैं कि अलग अलग पावर्स यहाँ पे एमर्ज हो रहे हैं और वो अपने आप को एक्सपेंड भी कर रहे हैं। मराठास का जैसे एग्जांपल लीजिएगा तो ये अपने पावर को एक्सपेंड कर रहे हैं अलग अलग जगह पे हमला करके, ठीक है, युद्ध वगैरह करके, ठीक है। पावर को जैसे मराठास सदन में भी जा रहे हैं, ईस्टर्न नदन सब एरिया में जा रहे हैं। फिर आपको गुजरात के कुछ एरिया में भी आपको मराठास की पावर देखने को मिल रही है, तो ये आपको इलाका दिख रहा है। फिर सिख एम्पायर आपको नॉर्दर्न साइड में दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको जाट दिख रहे हैं, यहाँ पे अवध देख लीजिए, अवध किंगडम हो गया। फिर यहाँ पे देखिएगा बंगाल का एरिया, ये बैटल ऑफ बक्सर के बाद तो पता ही है कि ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ चुका था, तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर आप देखिएगा तो नेक्स्ट टॉपिक अगर हम करें, द क्राइसिस ऑफ द मुगल एम्पायर एंड द लेटर मुगल्स, ठीक है। मुगल एम्पायर की क्राइसिस देखना है, ठीक है, क्या कि मुगल एम्पायर में ऐसा क्या हुआ कि एकदम से डिक्लाइन सा हो गया, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा बहुत हम लेटर मुगल्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। लेटर मुगल्स कहने की बात है पर कुछ उतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है क्योंकि कोई उतना ताकतवर था ही नहीं। मेन अगर हम मुगल एम्पायर जब हम पढ़ते हैं तो कहाँ तक, अर्ली मुगल्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, बाबर से लेकर औरंगजेब तक जितने भी आए थे। इन चैप्टर 4, अब चैप्टर 4 में भी अगर देखिएगा, मैंने क्लास 7 की आपको हिस्ट्री कराई थी, जब चैप्टर 4 कराया था तो मैंने आपको करवा चुका था, मुगल एम्पायर के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेन किया था, तो उसमें भी आप गौर कीजिएगा लेटर मुगल्स के बारे में नहीं लिखा गया था ज़्यादा, ठीक है। हमने सिर्फ अर्ली मुगल्स के बारे में पढ़ाई की थी कि अब वही 8th में जाएंगे, जैसे जैसे आपका देखिएगा तो मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ हम बढ़ेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री है क्लास 8th की, तो उसमें हम बहुत चीज़ें जानने वाले हैं। In chapter 4, you saw how the Mughal Empire reached the height of its success and started facing a variety of crises towards the closing years of the 17th century. ठीक है, चैप्टर 4 में अगर हमने देखिएगा मुगल एम्पायर के बारे में देखा कि आखिर वो कैसे बना, ठीक है, कहाँ से शुरुआत हुई, कितनी ऊंचाइयों तक पहुंचा, कैसे क्या हुआ कि 17th सेंचुरी जैसे जैसे खत्म हो रही थी मुगल एम्पायर, मतलब देखिएगा मुगल एम्पायर में हमें क्राइसिस देखने को मिल रही है, ठीक है। चाहे अब शाहजहाँ के टाइम से अगर देखते रहे, शाहजहाँ के एंड पीरियड, और फिर आपका जो औरंगजेब का था, औरंगजेब ने तो सिर्फ लड़ाइयाँ ही की, उस बंदे ने सिर्फ हमला की, क्रूर शासक जिसे हम कहते थे, ठीक है, क्रूर बहुत था औरंगजेब। दीज वर कॉज्ड बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, काफ़ी सारे फैक्टर्स थे इसके देखिएगा तो डिक्लाइन के, क्राइसिस जो आपके मुगल एम्पायर में बढ़ रहे थे। Emperor Aurangzeb had depleted the military and financial resources of his empire by fighting a long war in Deccan। देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि औरंगजेब ने क्या किया कि अपनी मिलिट्री को डिप्लीट किया, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बैंड बजा दी, ठीक है, किस लिए, डेक्कन को जीतने के लिए। डेक्कन पे लगातार ये वॉर करता गया, ठीक है, लगातार डेक्कन पे हमला करता गया, तो भाई पैसे तो खत्म होगी, कहीं पे लड़ाई करोगे पैसे खत्म होंगे, मिलिट्री आपकी पावर कम होगी, ठीक है, मिलिट्री डिप्लीट होगी। तो इससे क्या हुआ ना, एक मुगल एम्पायर ना कमज़ोर यहीं से शुरू हो गया था। इससे पहले के जितने आपके रूलर्स थे उन्होंने डेक्कन पे इतना ध्यान नहीं दिया था, ठीक है, उन्होंने डेक्कन पे इतना ध्यान नहीं दिया, पर औरंगजेब के दिमाग में कुछ और ही चुल चल रही थी, तो इसने मतलब डेक्कन पे आप देखिएगा तो हमला लगातार करता गया, पैसे खत्म होते गए, मिलिट्री पावर कम होती गई, और फिर आपको पता ही मुगल एम्पायर की क्या बैंड बजी। Under his successors, the efficiency of the imperial administration broke down, ठीक है, इनके जो सक्सेसर्स आए थे मुगल एम्पायर के, ठीक है, उन्होंने तो और बैंड बजा दी। जब औरंगजेब इतनी हालत गंभीर करके चला ही गया था, उसी के टाइम पे ऐसी हालत हो गई थी, तो उसके सक्सेसर्स कैसे संभाल सकते थे इतने बड़े एम्पायर को। तो देखने को हमें क्या मिलता है, ये इसमें क्या होता है कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन ना डिफरेंट पार्ट्स में टूट जाता है, सब अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं कि हम अलग हैं, ठीक है। It became increasingly difficult for later Mughal emperors to keep a check on their powerful mansabdars। अब उसके बाद क्या हुआ, बाद के जो आपके लेटर मुगल एम्परर्स आए वो इतने बकवास, मतलब खराब रूलर्स थे, ठीक है, खराब क्या मतलब बालक कह लीजिए आप, ठीक है, बच्चे थे एकदम दिमाग से, कुछ समझ में आता नहीं, और रूलर बना के एक तो आपको मतलब थ्रोन पे बिठा दिया गया, किसी लायक नहीं है, मतलब वो, ठीक है, किसी काम के है नहीं। तो इनको क्या हुआ, इनको बहुत दिक्कत आ रही थी, डिफिकल्ट नहीं, यहाँ पे डिफिकल्ट लिखा गया है कि इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट फॉर लेटर मुगल्स, ठीक है, डिफिकल्ट नहीं लिखा जाना चाहिए था, यहाँ पे लिखा जाना चाहिए था उनके बस की नहीं थी, ठीक है, उनके बस की नहीं थी लेटर मुगल्स की कि वो पावरफुल मनसबदार्स पे एक नज़र रख पाएँ, ठीक है, कि आखिर वो क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उन पर नज़र रख पाएँ। अब जैसे अकबर के टाइम पे था, या उसके बाद देखिएगा जो अर्ली मुगल्स में क्या था कि जो सेंट्रलाइज पावर थी ना, वो लगातार कंट्रोल देखती रहती थी कि हाँ ये मनसबदार ये है, मतलब
कंट्रोल पूरा था पावरफुल मनसबदार्स पे। पर एक तो ये खुद ही मतलब देखिएगा लेटर मुगल्स में कमज़ोर मुगल्स जो एम्परर्स थे, ठीक है, जो नालायक मुगल एम्परर्स थे, इनके बस की थी नहीं, तो ये क्या नज़र रखते। अब पावरफुल मनसबदार्स और पावरफुल होते हुए यहाँ पे देखने लगे, उन्होंने भी मतलब हरकतें शुरू कर दी थी, ठीक है। नोबल्स अपॉइंटेड एज गवर्नर्स, नोबल्स जो अपॉइंट हुए थे एज ए गवर्नर्स देखिएगा, ऑफन कंट्रोल द ऑफिसेस ऑफ रेवेन्यू और मिलिट्री। और ये जो गवर्नर्स होते थे ये क्या कंट्रोल करते थे, कौन से ऑफिस, तो रेवेन्यू ऑफिस एंड आपका मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे, जिसमें देखिएगा तो रेवेन्यू को आप कह सकते हैं दीवानी एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन को हम क्या कह देंगे, फौजदारी एज वेल। तो इसमें क्या है, मेन चीज़ तो आपने दे ही दी भाई साहब। देखो यहाँ पे आपने इकोनॉमिक पावर दे दी, उस बंदे के पास है इकोनॉमिक पावर, उसके बाद वो मिलिट्री भी पूरी आपकी देख रहा है, तो कैसे वो पावरफुल नहीं होगा, यही तो ज़रूरत है। अगर अर्ली मुगल्स भी मतलब इन्हीं मतलब लेटर मुगल्स की तरह लुल होते हैं तो फिर तो हो गया था काम इनका। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंट्रोल हुआ नहीं, देख नहीं पाए, चेक नहीं कर पाए, तो मनसबदार जो यहाँ पे जो पावरफुल गवर्नर्स थे ये और पावरफुल हो गए, ठीक है। इन्होंने सेंट्रलाइज पावर पे मतलब पैसे वैसे भी भेजना बंद कर दिया, ठीक है, एंड उनको अपने कंट्रोल में ले लिया। कहने को वो मुगल एम्परर्स थे, ठीक है, मुगल एम्परर्स बादशाह कहलाएंगे, पर कोई पावर वावर नहीं थी उनके पास, सारी पावर इन मनसबदार से, इन नोबल्स के पास ही थी। दिस गेव देम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर्स ओवर वास्ट रीजन्स ऑफ द मुगल एम्पायर। इसके कारण क्या हुआ, जब इनके पास ये पावर थी दीवानी और फौजदारी की, तो क्या हुआ, इन जो नोबल्स थे, ठीक है, इनके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉलिटिकल पावर, इकोनॉमिक पावर एंड मिलिट्री पावर, ठीक है। आज के टाइम पे, ठीक है, एक कंट्री को चलाने के लिए सबसे 3 चीज़ क्या ज़रूरी होती है, ठीक है। पॉलिटिकल पावर आपके पास, पॉलिटिकल इकोनॉमिक पावर आपकी तगड़ी होनी चाहिए, मिलिट्री पावर आपकी तगड़ी होनी चाहिए, वो तीनों चीज़ इनके पास थी। तो ये बंदा कैसे ताकतवर नहीं बनेगा, ये जो मनसबदार है, जब इसके पास एक तगड़ा कंट्रोल रखने वाला कोई बंदा ही नहीं होगा, तो ये पावरफुल बने ओवर द वास्ट रीजन्स। और पूरे मुगल एम्पायर में देखिएगा तो वास्ट रीजन्स तक इनकी पावर्स देखने को आपको मिलती है, पावर्स फैलते हैं, ठीक है। इन नोबल्स की देखिए, नोबल्स हैं, ठीक है, शरीफ रहते हैं वैसे तो कोर्ट में, ठीक है, वैसे हैं बड़े चालाक, वो भी लेटर मुगल से नहीं, अर्ली मुगल्स के टाइम की बात कर रहा हूँ। एज द गवर्नर्स कंसोलिडेटेड देयर कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस, द पेरियोडिक रेमिशन ऑफ रेवेन्यू ऑफ टू द कैपिटल डिक्लाइन। अब देखिए जैसे जैसे गवर्नर्स का कंट्रोल बढ़ता जा रहा था प्रोविंसेस में, ठीक है, प्रोविंसेस यानी जहाँ पे मुगल एम्पायर्स का स्टेट समझ सकते हैं, वहाँ पे बैठ रखे थे गवर्नर्स, ठीक है। मुगल एम्पायर का जहाँ जहाँ स्टेट था वहाँ पे बैठ रखे थे, तो उन्होंने क्या किया, पैसे भी देने बंद कर दिए कैपिटल को, ठीक है। सीधे जो सेंट्रलाइज पावर के बाद जो पैसे जाते थे, जो भी टैक्स वगैरह कलेक्ट करते थे, ठीक है, उसका कुछ जाता था, तो वो भी डिक्लाइन हो गया, तो उसके कारण और बैंड बच गई, ठीक है। सेंट्रलाइज पावर की हिम्मत थी नहीं, सेंट्रलाइजेशन मतलब एक तरह से अच्छे से कंट्रोल कर नहीं पाया वो इनको, ठीक है, क्योंकि खुद ही पावरफुल नहीं थे, तो पैसे आने कम हो गए। उसके बाद जब पैसे आने कम हो गए, जब पैसे ही नहीं रहेंगे तो मिलिट्री पावर भी घट गई, सब चीज़ घट गई। उसके बाद आपको पता ही लेटर मुगल्स की क्या मतलब ठुकाई हुई थी, ठीक है, नोबल्स ने ही ठोक दिया था इन्हें एक एक करके। पीसेंट्स एंड जमींदारी रेवेलियंस इन मेनी पार्ट्स ऑफ द नदर्न एंड वेस्टर्न इंडिया एडिड टू दीज प्रॉब्लम्स। यहाँ पे हमें पीसेंट्स एंड जमींदारी जो थे इनके भी रेबेलियंस देखने को मिल रहे हैं, हमें ये भी रेबल कर रहे हैं अगेंस्ट मुगल्स। फिर नॉर्दर्न वेस्टर्न इंडिया में हमें ये देखने को मिलते हैं। दीज रिवोल्ट्स वर समटाइम्स कॉज्ड बाय द प्रेशर्स ऑफ माउंटिंग टैक्सेस। अब देखिए ये कैसे हो रहे थे, ये रिवॉल्ट क्यों हो रहे थे, ठीक है। इसका एक सबसे बड़ा कारण था कि टैक्सेस, ठीक है, टैक्सेस आपके हैं ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हमेशा मतलब देखिएगा टैक्सेस बढ़ा दे रहे हैं और काम कुछ कर नहीं रहे हैं, ठीक है। टैक्सेस हम क्यों देते हैं आज के टाइम पे, अगर देखिएगा गवर्नमेंट को हम टैक्सेस क्यों देते हैं कि उस टैक्स का इस्तेमाल करके गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर के लिए, ठीक है, सोसाइटी वेलफेयर के लिए कुछ काम करेगी, ठीक है, रोड्स, पार्क्स, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वगैरह, फिर कुछ स्कीम्स वगैरह जो आज निकालते हैं वो हम देखते हैं। वो लोग के लिए कुछ कर ही नहीं रहे और टैक्सेस बढ़े जा रहे हैं, तो भाई रिवोल्ट तो होगा ही। तो उस टाइम पे हमें ये देखने को मिला। एट अदर टाइम्स they were attempts by powerful chieftains to consolidate their own position। अब जो पावरफुल chieftains यानी जो लोकल रूलर्स थे ना, ठीक है, जो लोकल पावरफुल रूलर्स थे, उन्होंने भी अपनी पावर को देखिएगा तो कंसोलिडेट किया, ठीक है, और अपनी पावर को ना उन्होंने और बढ़ाया उस रीजन में, ठीक है। मतलब ये भी पावरफुल होते हैं, हमें देख रहे हैं यहाँ पे जो आपके जो पावरफुल लोकल chieftains वगैरह थे। मुगल अथॉरिटी हैड बीन चैलेंज्ड बाय रेबेलियस ग्रुप्स इन द पास्ट एज वेल, ठीक है, but these groups were now able to seize the economic resources of the region to consolidate their position। अब देखिए मुगल, ऐसा नहीं है कि मुगल अथॉरिटीज़ को अर्ली मुगल्स के टाइम पे चैलेंज नहीं मिला था, अकबर के टाइम पे चैलेंज नहीं मिला था, औरंगजेब के टाइम पे चैलेंज नहीं मिला था, पर औरंगजेब पावरफुल ही इतना था कि जो ये रेबल्स वगैरह रेबल्स ग्रुप जो होते थे, ये जो रेबेलियन मूवमेंट चलाते थे, तो इनको दबा देते थे।
औरंगजेब इसे दबा देता था, इन्हें हरा देता था, तो इतना इनको चक्कर नहीं पड़ता था, ठीक है। पर अब क्या हुआ, एक तो मुगल्स के बाद खुद पावर नहीं है, ऊपर से रेबेलियन ग्रुप्स खड़े हो रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, रेबेलियन ग्रुप्स खड़े हो रहे हैं तो इनके पास ज़्यादा पावर आ रही है। इन्होंने क्या किया, इकोनॉमिक रिसोर्सेज को सीज करना स्टार्ट कर दिया। क्यों कर दिया, क्या इनकी अपनी पोजीशन बन सके, ये अपनी रीजन में पावरफुल बन सके, ठीक है। मुगल एम्परर खुद ही कमज़ोर था, वो क्या नज़र रखता, वो सोचता होगा कि भाई अगर लड़ाई वड़ाई करने के कहीं मर मुर आ गए तो गलत हो जाएगा। The Mughal emperor after Aurangzeb were unable to arrest the gradual shifting of political and economic authority into the hands of provincial governors, local chieftains and other groups। अब क्या वो जो मुगल एम्परर्स जो आए औरंगजेब के बाद, ठीक है, एक तो बेकार थे। औरंगजेब देखिएगा तो 1700 से समझ सकते हैं 1995 से लेके शुरू हो चुका था ये, मतलब डिक्लाइन मुगल एम्पायर का। क्यों हो गया था, मैंने आपको बताया कि एक तो पैसे खत्म हो रहे हैं भाई साहब, ठीक है, तिजोरी खाली हो रही तो मिलिट्री पावर भी डिक्लाइन हो रही है, ठीक है। तो उस औरंगजेब के जाने के बाद तो और गजब हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि हमें यहाँ पे पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक देखिएगा तो शिफ्टिंग यहाँ पे देखने अथॉरिटी जो होती है ये शिफ्टिंग होती हुई दिखती है। किनके हाथों में, प्रोविंशियल गवर्नर्स के हाथों में, लोकल चीफ्टिन्स जो होते हैं या जो अदर रेबेलियन ग्रुप्स होते हैं उनके हाथों में ये पावर जाती हुई दिखती है लेटर मुगल्स के टाइम पे। तो हमें देख रही कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे जो हमने चैप्टर का नाम था 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन, हमें दिख रहा है ना यहाँ पे मुगल एम्पायर जैसे ही डिक्लाइन हो रहा है तो क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं मुगल एम्पायर में, मतलब एम्पायर में क्राइसिस बढ़ गए हैं, ठीक है। नोबल्स के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स आ चुकी हैं, ठीक है। लेटर मुगल्स किसी काम के नहीं हैं, ठीक है, बर्बाद हो चुके हैं वो, तो उन्हें सिर्फ थ्रोन पर बैठना है। उसके बाद अगर यहाँ देखिएगा नादिर शाह, इतनी सब चीज़ें कम थी जो नादिर शाह ने इनकी आके दिल्ली में बैंड बजा दी। देखिए क्या हुआ, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस तो वैसे ही चल रहे थे, तो उसी टाइम पे क्या हुआ, ईरान का एक रूलर था आपका, क्रूर शासक कह सकते हैं, ऐसा कहते हैं। मतलब देखिए हिस्ट्री में क्या था, हिस्ट्री में आओ मारो काटो लूटो पाटो और जाओ, इतना ही होता था। मतलब बेरहमी से लोगों को मारना, बेरहमी से मतलब सब चीज़ खत्म कर देना। तो नादिर शाह भी मतलब देखिएगा तो एक सुनामी की तरह आया दिल्ली में, ईरान में, सब चीज़ की बैंड बजाई। और कब आया था नादिर शाह आपका, 1739 में दिल्ली में आया, सब चीज़ की बैंड बजाई, अफड़ा तफड़ी मचा दी एकदम, कितने लोगों को मतलब मारा, ज़बरदस्त मारा, ठीक है। कितनी सारी मतलब वेल्थ उठा के ले गया, पैसे वैसे जितनी भी मतलब कीमती चीज़ें सब उठा के ले गया, लूटे वाटा भी और मारा भी, मतलब ठीक है, लूट पाट भी लिया, मारा भी और तहस नहस भी कर दिया शहर को, दिल्ली की बैंड बजा दी नादिर शाह ने। दिस इन्वेजन वॉज फॉलोड बाई सीरीज ऑफ प्लंडरिंग रेड्स बाई द अफगान रूलर। अब इसके बाद देखिए यहाँ से अफगान रूलर्स का देखिएगा तो थोड़ा सा मतलब देखिएगा इन्वेजन ज़्यादा शुरू हो गया था। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो एक आपका देखिएगा वही आपका नादिर शाह की आर्मी में एक सोल्जर था अफगान रूलर, जो बाद में बन गया अफगान रूलर बन गया था, अहमद शाह अब्दाली। ये भी आ जाता है इंडिया में, ये 5 टाइम देखिएगा तो इंडिया में इन्वेड करता है, इंडिया पे हमला करता है, ठीक है, आक्रमण करता है। कब से, 1748 से लेकर 1761 तक। और 1761 में तो पता ही आपको बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, किसके बीच बताइएगा जल्दी, ठीक है, मराठास और इसके बीच, अहमद शाह अब्दाली के बीच, अफगान रूलर जो था आपका, ठीक है। और जो आपसे क्वेश्चन पूछा था फर्स्ट बैटल एंड सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी, ठीक है, डेट बताना और किसके बीच हुई थी, फटाफट आंसर दीजिएगा। अब यहाँ पे एक अकाउंट दे रखा है कि नादिर शाह ने जब दिल्ली में हमला किया तो क्या क्या ये चुरा के ले गया, चुरा के मतलब लूट पाट के ले गया, ठीक है। तो ये हमें देखना है, एक तो मतलब दिल्ली की तो बैंड बजा दी इन्होंने, मतलब खत्म कर दिया पूरी दिल्ली को, ठीक है। वन डिस्क्राइब द वेल्थ लूटेड फ्रॉम द मुगल ट्रेजरी, मुगल ट्रेजरी से देखिए क्या क्या लूट के ले गया, ठीक है। 60 लाख ऑफ रुपीज, 60 लाख रुपए लेके चला गया, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स लेके चला गया, 1 करोड़ के देखिएगा तो गोल्ड वेयर, 1 करोड़ जो रुपए के आसपास के आपके गोल्ड वेयर लेके चला गया, 50 करोड़ के आपके देखिएगा जो ज्वेलरीज लेके चला गया, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम अनराइवल्ड इन द वर्ल्ड, ठीक है। जो ज्वेलरी लेके गया मतलब वो देखिए कितनी प्रेस्टिजियस थी, मतलब जबरदस्त थी पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखिएगा। एंड द अबव इंक्लूडेड द पीकॉक थ्रोन, ऊपर से पीकॉक थ्रोन भी लेके चला गया आपका शाहजहां का जो था, ठीक है, पीकॉक थ्रोन भी ले चला गया। मतलब मान के चल लीजिएगा तो 100-200 करोड़ का सामान तो आराम से लेके गया होगा, और जान माल मतलब मारा लोगों को अलग से। जब ये लोगों को मतलब इतनी चीज़ें लेके चले गए, उसके बाद दिल्ली का कुछ यहाँ पे हाल दे रखा है, क्या हुआ, ठीक है। मास्टर्स की बैंड बज रखी थी, ठीक है, मास्टर्स जो यहाँ पे रूलर्स थे वो फटीचर हो चुके थे, कुछ आई नहीं था भाई, सब चीज़ तो लूट के चला गया, ठीक है। पीने के लिए इनके पास पानी तक नहीं बचा था, यहाँ पे कह रहे हैं, ठीक है, पीने के लिए इनके पास पानी तक नहीं बचा था।
द वेल्दी वर टर्न इनटू बेगर, जो यहाँ पे वेल्दी लोग थे वो भिखारी बन के रह गए थे, ठीक है, भिखारी बन के कटोरा लेके घूमने लग गए थे। दोज हु वंस सेट द स्टाइल इन द क्लोथ्स, देखिए जो लोग पहले क्या होता था यहाँ पे मतलब स्टाइलिश कपड़े पहनते थे, ठीक है, लाजवाब कपड़े पहनते थे, वो लोग यहाँ पे क्या हुए, नेक्ड हो गए, ठीक है, नंगे घूमने लग गए। एंड दोज हु ओन प्रॉपर्टी वर नाउ होमलेस, और जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी थी वो लोग होमलेस हो गए, ठीक है, मतलब सब चीज तबाह कर दी। द न्यू सिटी शाहजहानाबाद वॉज टर्न इन टू रबल। नादिर शाह then attacked the old quarters of the city and destroyed a whole world that is existed before। मतलब सब चीज शाहजहानाबाद जो आपकी न्यू सिटी थी इसकी तो बैंड बजाई, मतलब ओल्ड क्वार्टर जो थे वहां पे भी मतलब जबरदस्त एकदम मचा के रख दिया तबाही इसने, नादिर शाह, मतलब सुनामी जो नहीं बोलता, सुनामी की तरह आया था, अलग ही लेवल की सुनामी लेके आया था। Already under severe pressure from all sides, the empire was further weakened by the competition amongst different groups of nobles। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखिएगा, एक तो इतने अटैक हो रहे हैं, एम्पायर की वैसी ही बैंड बज रखी है, ठीक है, एम्पायर जो आपका मुगल एम्पायर था, ऊपर से देखिए वीक करने का और कारण क्या था कि जो नोबल्स थे अलग अलग ग्रुप्स के वॉर पावरफुल हो रहे थे। दे वर डिवाइडेड इनटू 2 मेजर ग्रुप्स। अब ये देखिए जो नोबल्स है ना 2 मेजर ग्रुप्स में आपके फैक्शंस में डिवाइड थे। एक तो थे आपके ईरानीज, ठीक है, और दूसरे थे आपके तुरानीज। तुरानी यानी टर्किश जो डिसेंट थे, ठीक है, जो टर्किश ओरिजिन के थे, वो आप मान सकते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम द लेटर मुगल एम्परर्स वर पपेट्स इन द हैंड्स ऑफ आइदर वन और द अदर ऑफ दीज 2 पावरफुल ग्रुप्स। अब देखिए काफी समय तक क्या हुआ, ये लेटर मुगल्स थे, मुगल एम्परर्स थे, ये पपेट बन के रह गए थे, ठीक है, कठपुतली कहते हैं ना, हाँ, कठपुतली बन के रह गए थे इन नोबल्स के हाथों में। इन जो 2 पावरफुल जो ग्रुप्स थी इनमें से किसी के, नोबल्स के मतलब देखिएगा पपेट बन के, कहने को वो एम्परर थे पर सारे निर्णय जो लेता था ये बंदा खुद लेता था, जो नोबल्स होता था, बस बैठ रखा है। द वर्स्ट पॉसिबल ह्यूमिलिएशन केम when 2 Mughal emperors Farrukh Siyar 1713-19 and Alamgir II 1754-59 were assassinated and 2 others Ahmad Shah 1748-54 and Shah Alam were blinded by their nobles। अब देखिए क्या हुआ, वर्स्ट केस अगर यहाँ देखिएगा तो क्या हुआ, ये जो नोबल्स थे पावर तो इनके पास थी ही, जबरदस्त पावर थी, मिलिट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सब सारी पावर तो इन्हीं के पास थी। ऊपर से देखिएगा तो इन्होंने क्या किया, जो फर्रुख सियार को देखिएगा तो जो 2 लोग आपके जो ब्रदर्स कहते हैं सैयद ब्रदर्स, जो एडवाइस देते थे, उसने ही इसकी बैंड बजा दी, ठीक है, मतलब खत्म कर दिया, एकदम जबरदस्त मारा था इन्हें फर्रुख सियार को। आलमगीर 2 को भी देखिएगा तो असैसिनेट कर दिया गया था, मार दिया गया था, ठीक है, और जो 2 और थे अहमद शाह एक और एक शाह आलम 2, इनको तो ब्लाइंड कर दिया गया, अंधा कर दिया गया था अपने नोबल्स के द्वारा। तो मतलब देखिएगा नोबल्स ने भी मुगलों की बैंड बजाती थी एकदम जबरदस्त। तो यहाँ पे देखिएगा तो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कैसे मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ, कैसे औरंगजेब के मरने के बाद जो लेटर मुगल्स आए थे वो एकदम मतलब चौपट थे, ठीक है, उनके बस की कुछ थी नहीं, बच्चे थे, बालक भी नहीं कहेंगे, बालक भी आजकल उनसे ज़्यादा समझदार होते होंगे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा तो नोबल्स पावरफुल हो रहे थे, अलग अलग रेबेलियस ग्रुप्स खड़े हो रहे थे, अलग अलग देखिएगा तो पावरफुल रीजन्स बन रहे थे, मराठास बन रहे थे। फिर इन्वेजन शुरू होता है, अहमद शाह अब्दाली आपका करता है 5 बार इंडिया पे इन्वेजन करेगा, बैटल ऑफ पानीपत, 3rd बैटल ऑफ पानीपत। फिर आपका 1739 में देखिएगा तो नादिर शाह आता है, दिल्ली की बैंड बजा देता है। तो हमें इतनी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो आज देखिएगा तो फर्स्ट पार्ट में हम इतना ही कर रहे हैं, उसके बाद देखिएगा आप कल हम करेंगे, कल नहीं मतलब आज ही कर लेंगे, ठीक है, शाम को आपकी एक वीडियो आ जाएगी, एमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट्स। हम देखेंगे कि आखिर इन सब के बाद न्यू स्टेट्स की एमरजेंस कैसे हुई थी। तो ये आपको देखिएगा तो एक फर्स्ट पार्ट मैंने डिटेल में करा दिया, थोड़ा बहुत फनी वे में भी करा दिया, अगर आपको फनी लगा हो तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था, मज़ा आया होगा आपको। अगर मज़ा आया है तो यार दोस्तों एक चीज़ तो आपसे मैं मांग सकता हूँ ना, लाइक कीजिएगा, ठीक है, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आंसर्स बताइए जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं, एंड फीडबैक दीजिए, एंड सबसे ज़रूरी नॉलेज कैसल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। फंबल कैसे हो रहा है यार इतना आज, ठीक है, कोई बात नहीं, फंबल होता रहता है, थक गया होगा, जबान लड़खड़ा रही है मेरी चलिए कोई बात नहीं, इतना हमने कर लिया, ठीक है। 2 पार्ट्स और लगेंगे, आपका ये चैप्टर डिटेल में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, रिवीजन। क्लास 7th की आपकी कंप्लीट हो चुकी है, सेपरेट प्लेलिस्ट बन रखी, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी। 6th की भी आपकी हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी की बन रखी। कुछ दिनों में देखिए आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी जो मैंने रोक रखी थी ना, थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा था, वो शुरू करूंगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू करूंगा। फिर 2-3 और चीज़ें मैंने प्लान की है, वो हम शुरू करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। मतलब आप मान के चलिएगा अब आपको मतलब नवंबर से, ठीक है, नवंबर से 1 तारीख
मतलब जो नवंबर के मंथ में, नवंबर के महीने से आपको मतलब वीकली में मतलब देखिएगा तो 15-16 लेक्चर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी, जो आपको बहुत सारा ज्ञान देंगी, बहुत सारा नॉलेज देंगी एंड बहुत अमेजिंग आपको बनाएंगी। ठीक है, तो बस फील करिए पावर किसकी, नॉलेज की। फील द पावर ऑफ नॉलेज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।